हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट टर्न पर एक टॉपिक स्टार्ट किया था, रेजोनेंस। आपको पता है क्या? रेजोनेंस स्टार्ट किया था, एक टॉपिक पता है क्या? बोलो बच्चों। तो रेजोनेंस में आप लोगों को मैंने बताया था, जैसे NO2 माइनस है, NO2 माइनस में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी थी? NO2 माइनस में कितनी स्ट्रक्चर्स बनी थी? 2 बनी थी। अच्छा, NO2 माइनस में 2 के। फिर मैंने आपको शायद एग्जांपल दिया था पर क्लोरेट आयन का, ClO4 माइनस का दिया था क्या? ClO4 माइनस का दिया था क्या? उसकी कितनी बनी थी? 4 बनी थी क्या? कि 4 बनी थी। ओके। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, बच्चों। जनरली जितनी ऑक्सीजन होती है उतनी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन रही है क्या? जनरली जितनी ऑक्सीजन है उतनी बन रही है क्या? बोलो बच्चों। NO2 माइनस में देखो क्या, NO2 माइनस में 2 ऑक्सीजन है तो 2 RS बनी। पर क्लोरेट में 4 है तो 4 बनी। दिख रही है क्या आप लोगों को? 4 बनी ना। अब जैसे कितने, 2 ही एग्जाम्पल हुए ना बच्चों अभी तक? अपन ने 2 एग्जाम्पल किए ना। ठीक है। और कौन किया था? एक और कौन सा किया था? अच्छा ठीक है, वो तो उस जैसा ही है, वो तो उसी में इंक्लूड हो गया। टाइप तो अपन ने 2 ही किए। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट लेते हैं अपन थर्ड, PO4-3। PO4-3 ये लेते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पता है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों फॉस्फेट आयन बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जरा गौर फरमाइएगा। है बच्चों? तो PO4-3 में अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है ना, PO4-3 का अगर हम आपसे पूछे बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताया था, क्या करो? कुछ नहीं, सारे बॉन्ड को काउंट कर लो एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड कर दो। सारे बॉन्ड को काउंट कर लो, तो कितने बॉन्ड है सारे काउंट करो। 5 है क्या? 5/4 आ गया बच्चों। अच्छा, या तो आप ऐसे करो, या मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि देखो सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा रहता ही रहता है ना, उसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते ना। नहीं छेड़ सकते ना। अब बताओ, ये जो एक पाई बॉन्ड है, ये जो एक पाई बॉन्ड है, ये कितनों के बीच में डिवाइड होगा? कितने फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में ये डिवाइड होगा? कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कितनों के डिवाइड होगा? 4 के बीच में ना। तो इसके लिए अपन क्या लेंगे? 1π/4। देन ओवरऑल बॉन्ड कितना आ गया? बोलो बच्चों, 1.25। ये आएगा, यही आएगा। बोलो बच्चों, यही आएगा। अब देखो बच्चों, जैसे एक बात बताओ, अभी जैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये है, मैं इसके ये भी तो बना सकता हूँ कि मैं इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दूं, इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दूं और ये सिंगल बॉन्ड ऐसे बना दूं, है ना? डबल बॉन्ड ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर इसको बना दिया, फिर इसको बना दिया। तो इसकी कितनी RS पॉसिबल है बच्चों, बताओ कितनी RS पॉसिबल है? 4 है क्या? नंबर ऑफ RS 4 पॉसिबल। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? नंबर ऑफ पॉसिबल RS सबको क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है तो बोलो बच्चों, क्लियर है ना? ठीक है, तो फिर अपन आगे चलते हैं बच्चों।
हटा दूं, ये हटा दूं। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन देखो बच्चों, सुनो। मेरे पास देखो बच्चों ये है ClO4 माइनस, फिर ClO3 माइनस, ClO2 माइनस एंड ClO माइनस, ये हमारे बीच। अब देखो बच्चों, इनकी स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही सिंपल है। कैसे बनेगी? आप क्या करो, सब में एक एक क्लोरीन लिख दो पहले, सबके साथ एक ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज से ऐसे कनेक्ट कर दिया। तब मैं ये किया। अब जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है ना, उनको डबल बॉन्ड से अटैच कर दो। रिमेनिंग ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से, कैसे? देखो 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए, 2 ऑक्सीजन बची हुई है, 1 ऑक्सीजन बची हुई है, और इधर कोई नहीं। स्ट्रक्चर बन गई? स्ट्रक्चर बन गई क्या? बन गई क्या? बोलो बच्चों, स्ट्रक्चर बन गई क्या? ठीक है। अब बताओ, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो करो बच्चों। देखो इसका आएगा 7/4, इसका आएगा 5/3, 3/2 और 1/1। ये आएगा क्या? ये आएगा? तो बताओ, बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है आप लोगों को? बॉन्ड ऑर्डर ये आपका क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। बॉन्ड ऑर्डर ये आएगा। बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, आपको पता होगा जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। एक आपको सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक आपको डबल को ब्रेक करना है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है ना। लगती है ना? बोलो बच्चों, बोलो। ठीक है, तो देखो, तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, तो बॉन्ड एनर्जी ये आ जाएगी, ये आएगी। अच्छा, आपको पता है क्या, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्स होती है। होती है क्या? होती है क्या? बोलो बच्चों, होती है। हो गया बेटा? हो गया? ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आया तो फिर आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन लिखो, कंपेयर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में देखो, एक को आपको दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक आपको दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपको दिया हुआ है कार्बोनेट। ठीक है, अब इनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना बच्चों। तो बताओ बच्चों, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आप लोगों को? बताओ इसमें सीओ में बताओ, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको?
3 बॉन्ड दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा। इसमें देखो टोटल आपको दिख रहे हैं 4 बॉन्ड डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसमें 4/3 ये होगा क्या? तो बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर समझ में आ गया तो फिर आप बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो क्या? ठीक है। फिर देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। निवास भार्गव 3/2 कहाँ आएगा? 3/2 कहाँ आएगा? अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। 3/2 कहाँ कह रहे हैं आप? सर वो कार्बन ऑक्सीजन बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 3/2 नहीं आएगा। बाई 2 कैसे आया? अच्छा सर, सिग्मा 1 ही होगा वो। सिग्मा 2 एटम में तो एक ही होता है ना, हाँ सर ओके। इन दो के बीच में तो एक ही तो सिग्मा है, ये तो दोनों पाई है। समझ में आएगा? हाँ भैया। अब बताओ अगर मैं आपसे बोलूं ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, इसमें देखो बच्चों में ये दे रहा हूं, देखो ये तो है हमारा H2O2, ये हमारा है ओजोन, और ये हमारा है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब बताओ बच्चों, कर सकते हैं? यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आ रहा है? दिख ही रहा है आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है क्या H2O2 के अंदर? बोलो। फिर देखो बच्चों सुनो, यहां देखो कितना आएगा, 3/2 या 2 आ रहा है क्या? बच्चों समझ में आया है क्या? सबको क्लियर है ये बातें? मैंने बच्चों बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, आप देखिए बच्चों। बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा कुछ आया नहीं है। टोटल बॉन्ड काउंट करके उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, बहुत सिंपल है बेटा। चलो अब बताओ बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, ये तो शायद आपको मैंने बताया भी था। बोलो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो? 3/2, 4/2, 4/3, ये आएगा क्या? यही आएगा क्या? बोलो बच्चों, अरे यही आएगा क्या?
ठीक है, अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ आरएस ऑफ नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन की कितनी आरएस बन सकती है? 3 बन जाएगी ना। जैसे देखो, अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक, फिर ये 3 बन सकती है ना, 3 बन सकती है ना, 3 बन सकती है ना बच्चों। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बजाय ये कर दो, फिर ये कर दो, तो कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नाइट्रेट आयन, है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नाइट्रेट आयन, ये बताना है मुझे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे बच्चों, बताओ। देखो, सिग्मा बॉन्ड को तो एज सच वैसे ही दिखा दो, सिग्मा बॉन्ड में तो कहीं नहीं है, ये पाई बॉन्ड कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे होगा, ऐसे जाएगा बच्चों, ऐसे दिखाते हैं क्या? अब देखो बच्चों, ये तो ऐसे यही पड़ा रहेगा, ये टोटल जो माइनस चार्ज है, -1 -1 -2 है क्या? टोटल चार्ज -2 है क्या? -1 -1 -2 है, वो कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ? -2 चार्ज कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ? -2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ऑक्सीजन, हुआ कि नहीं हुआ? 3 ऑक्सीजन में हुआ ना बच्चों, यहाँ पे ही जाएगा, रेजोनेंस होगा तो 3 में जाएगा ना, 2 में क्यों जा रहा है? अरे बच्चों, 2 ऑक्सीजन के बीच में थोड़ी डिवाइड होगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ऑक्सीजन। अरे बच्चों, ये 3 में नहीं होगा क्या डिस्ट्रीब्यूट? जैसे कभी ये 2 ऑक्सीजन है, फिर कभी ये 2 है, कभी ये 2 है, तो क्या लिखोगे? -2/3 -2/3 -2/3। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई बच्चों? पक्का? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों, मैं एक आयन लेता हूं, एजाइड आयन N3-, है ना। ये N3- क्या है, इसको देखो, ये होता है बच्चों N3-, ठीक है ना। अब ये जो N3- है, या तो आप इसको ऐसे दिखाओ, या आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, एक ही बात है, कैसे दिखा दो, एक ही बात है, एक ही बात है। आप बताओ बच्चों, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, चलो। देखो टोटल बॉन्ड दिख रहा है आपको, 4/2, 2 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? अब देखो बच्चों, एक चीज समझाता हूँ, ध्यान देना मेरी बात में, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। देखो, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ नाइट्रोजन में। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और जैसे ही नाइट्रोजन में +1 आ जाए तो कितने हो गए? नाइट्रोजन पे +1 आते कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। यानी क्या नाइट्रोजन कार्बन जैसा बन गया क्या? क्या नाइट्रोजन कार्बन जैसा बन गया क्या? तो क्या मैं इस नाइट्रोजन प्लस की जगह अगर मैं यहाँ कार्बन लगा दूं,
ये वाली पिक्चर मैंने लिखा है आपके सामने, इस एन की जगह ये ले आया, ये ले आया बच्चों में, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं Cn2 - 2, दैट इज साइनेमाइड आयन। क्या बोलते हैं, साइनेमाइड आयन बोलते हैं क्या। अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए, ये मैंने कार्बन ही पढ़ा रहने दिया, ये मैंने कार्बन ही पढ़ा रहने दिया। आप बताओ बच्चों, जब नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में होते हैं। तो क्या मैं इस N-1 की जगह मैं ये ले आऊं क्या, CO2। बोलो बच्चों, ले आऊं, इसको तो आप जानते हो, इसको तो आप जानते हो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो बच्चों, N3 - Cn2 - 2 CO2, ये सारे के सारे आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल है, ये समझ में आई बात। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, नीट और जेईई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ पा रहे हो आप मेरी बात, इलेक्ट्रॉन ऐड करके देख लो, सब में इक्वल आ रहे हैं, सबके अंदर 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या मैंने सही लिखा ये, क्या मैंने सही लिखा ये, बोलो बच्चों, क्या मैंने सही लिखा। ठीक है, लाजमी NO2 इसका एग्जांपल नहीं होगा, NO2 की स्ट्रक्चर ये नहीं आती, NO2 की स्ट्रक्चर ये नहीं आती, NO2 की बात आगे करेंगे, ओड इलेक्ट्रॉन में करेंगे अपन। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, ठीक है चलो। अब बताओ, मेरे पास एक है बच्चों, देखो सल्फेट SO4 - 2 एंड क्रोमेट, सल्फेट एंड क्रोमेट आइन दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है बच्चों सल्फेट की, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बताओ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, बताओ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बहुत सिंपल है यार, बोल दो, 6/4 और क्या, 6/4 या 3/2, जो आपको इच्छा हो। अच्छा अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, मैं अगर इसको ऐसे निकालना चाहूं, सिग्मा तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, कितने पाई बॉन्ड है इसके अंदर, इसी स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, टोटल 2 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं। वो 2 पाई बॉन्ड्स कितने सल्फर ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे,
कभी वो यहाँ, कभी वो यहाँ, कभी वो यहाँ, कभी वो 4 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो 2 पाई बाई 4 यानी क्या आ गया 1 प्लस 1/2 आ गया ना, आ गया क्या? अरे कैसे निकाल लो, एक ही जैसा आएगा आंसर, समझ आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, नंबर ऑफ RS ऑफ सल्फेट आएगी। बोलो बच्चों, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनेगी? यहाँ इसकी 4 नहीं बनती है, इसकी 6 बनेगी बच्चों, की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 बनती है, 4 नहीं बनती। अब ये आपको ये क्या मतलब हुआ, समझाता हूँ, देखो मैं, समझो मेरी बात को। आप मुझे बताओ इसमें टोटल कितनी ऑक्सीजन है? टोटल कितनी ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। 4 में से कोई 2 ऑक्सीजन नेगेटिव वाली होगी क्या? 4 में से कोई 2 ऑक्सीजन नेगेटिव वाली होगी क्या? तो देखो बच्चों सुनो, मान लो मेरे पास ये जो 4 ऑक्सीजन है ना, मैंने उसको ऐसे लिख दिया ABCD, है ना, मान लो ये 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब 4 में से कितनी ऑक्सीजन एट ए टाइम नेगेटिव वाली होगी? 4 में से, इसमें से मैंने इनको ABCD बोल दिया, एट ए टाइम 2 ऑक्सीजन विल बी नेगेटिवली चार्ज। अब देखो ऐसा हो सकता है क्या कि मान लो एक बार AB हो जाए, एक बार AC हो जाए, एक बार AD हो जाए, फिर BC हो जाए, फिर BD हो जाए, और फिर CD हो जाए। हो जाएगी क्या? AB हो जाए, AC हो जाए, AD हो जाए, BC हो जाए। बोलो बच्चों, तो बेटा SO4 माइनस 2 के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी? 6 बन रही है, चेक करो, 6 बन रही है ना, 6 समझ में आई? देखो बच्चों, अब ये इसको याद कैसे रखोगे? या तो देखो सल्फर का S से याद रख लो 6, सल्फर के S से याद रख लो 6, याद रह जाएगी। या आपको एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या आपने अभी तक जितने भी आयन पढ़े ना, उसमें ऐसा कोई आयन नहीं था कि जिसमें डबल बॉन्ड भी एक से ज्यादा हो और नेगेटिव चार्ज भी एक से ज्यादा हो। देखो यहाँ डबल बॉन्ड भी 2 बार आए और नेगेटिव चार्ज भी 2 टाइम्स है। बाकी जो भी आपने पढ़े है ना, तो उसमें कोई एक चीज आपकी एक ही बार आ रही थी, चेक कर लो आप आयन, कोई एक चीज एक ही बार आ रही थी। यहाँ दोनों चीज 2 बार आ रही, देखो डबल बॉन्ड भी 2 बार आ गया, नेगेटिव भी 2 बार आ गया। अरे आ गया है क्या? तो सिर्फ ये एक ही ऐसा एग्जाम्पल है, सिर्फ ये एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लग नहीं रहा। बाकी आप सारे एग्जाम्पल चेक करो, सारे एग्जाम्पल चेक करो, उसमें दोनों चीज नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड दोनों एक से ज्यादा बार नहीं आए, जितने भी आपने एग्जाम्पल किए, चेक करो। अरे चेक कर लिया क्या? कर लिया बच्चों? चलें आगे, बोलो। ध्यान रखना बच्चों, इसकी नंबर ऑफ रेजोनेंस 4 नहीं 6 होती, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइन लेता हूं मैं आपके सामने। एक आइन होता है बच्चों Cr2O7 माइनस, को बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट आयन। ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है। अब देखो बच्चों सुनो, जब भी आपको ओड नंबर में ऑक्सीजन दिखे और 2 सेंट्रल मेटल एटम हो, जब भी आपको 2 ऑक्सीजन 2 सेंट्रल मेटल एटम दिखे और 2 आपके ओड नंबर में ऑक्सीजन दिखे, तो क्या करना पड़ेगा? एक ऑक्सीजन को तो आपको बीच में ले आना चाहिए, ठीक है,
और दोनों सेंट्रल एटम को ऐसे अटैच कर दो, कर दिया, बीच में लाके मैंने सेंट्रल एटम से अटैच कर दिया। फिर क्या करना है, बाकी बची हुई ऑक्सीजन को उनको इक्वल नंबर में डिवाइड करना। बाकी कितनी बची हुई है, 6, एक बीच में आ गई तो 6 बची, उनको 3 डिवाइड कर दिया, क्या मिलेगा देखो, O नेगेटिव, यहाँ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर समझ में आई, पहले स्ट्रक्चर समझ में आई? समझ में आई? स्ट्रक्चर समझ में आई क्या? अब देखो बच्चों सुनो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं इसको देखो ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे बना दिया, तो क्या ये टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है क्या, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये और ये दोनों टेट्राहेड्रल दिख रहे हैं क्या? क्या ये टेट्राहेड्रल दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? दोनों टेट्राहेड्रल यूनिट में कौन सा एटम कॉमन है बताओ? दोनों टेट्राहेड्रल यूनिट में कौन सा एटम कॉमन है? बीच वाला ऑक्सीजन कॉमन है ना, तो अपन कह सकते हैं टू टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर जॉइंड बाय ऑक्सीजन, टू टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर जॉइंड बाय ऑक्सीजन। हो गया? हो गया, बोलो बच्चों, बच्चों ये बात समझ में आई? बच्चों ये बात समझ में आई? आई क्या? आ गई? पक्का कंफर्म? हाँ मुझे बताओ बच्चों, जैसे देखो एक बार बताओ, मैंने आपको रेजोनेंस में क्या बताया था कि नेगेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो रेजोनेंस होता है क्या? मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी क्या कि नेगेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है तो रेजोनेंस होता है। देखो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है वो किन किन 3 ऑक्सीजन पर जा सकता है? इस पर रह सकता है, इस पर जा सकता है और इस पर जा सकता है, इन 3 पे तो जाएगा। ये नेगेटिव इसके साथ जा सकता है, इसके जा सकता है, ये नेगेटिव इन 3 के साथ जाएगा ना बच्चों, जाएगा? अच्छा इस वाली ऑक्सीजन के साथ जा सकता है क्या? बीच वाली ऑक्सीजन के साथ जा सकता है क्या? नहीं जाएगा ना, बीच वाले में तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, कहां से जाएगा बोलो? इस तरह से बताओ बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज कितनी ऑक्सीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये वाला, ये भी तो 3 में डिवाइड होगा, 3 में डिवाइड होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई? तो आप एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं, चेक करना, इसको ऐसे देखना बच्चों, आपका बच्चों संडे को जो पेपर होगा उसमें केमिकल बॉन्डिंग आएगा, ठीक है ना? संडे को जो पेपर है इस संडे, उसमें केमिकल बॉन्डिंग आएगा, जितना हो जाएगा आपका। तो अब देखो बच्चों सुनो, ये पार्शियल अपन ने इस तरह से डॉट लगा के डबल बॉन्ड बना दिया, बना दिया, और ये जो -1 चार्ज था, ये -1 चार्ज 3 ऑक्सीजन में डिवाइड हुआ। क्या ये बात सही है? -1/3, -1/3, -1/3, -1/3, बोलो सही है क्या? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? आ गया बच्चों? पक्का? ये बात समझ में आई? मैंने -1/3 क्यों किया? मैंने -1/3 क्यों किया, समझ में आया बच्चों? जो -1 3 ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहा है तो मैंने कर दिया, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं अगर आपसे ये बोलूं CRO बॉन्ड ऑर्डर इन ईच टेट्राहेड्रल यूनिट, CRO बॉन्ड ऑर्डर, तो इसको समझाता हूं बच्चों, ढंग से समझना बच्चों। कैसे? देखो सिग्मा तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। कितने पाई बॉन्ड है बच्चों बताओ? पाई बॉन्ड कितने हैं? एक क्रोमियम पर 2 है ना? each chromium has 2 pi bonds and it will be divided among
ये जो 2 पाई बॉन्ड है वो कितनी ऑक्सीजन में डिवाइड होगा? 3 में डिवाइड होगा। तो आप बताओ बच्चों, इसको सोल्व करने पर 5/3 आ जाएगा क्या? सोल्व करने पर 5/3 आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि CRO बॉन्ड ऑर्डर फॉर ब्रिज ऑक्सीजन, है ना? ब्रिज का मतलब समझ तो बीच ऑक्सीजन के लिए जो इन दोनों के बीच में आ रही है, इन बिटवीन टू क्रोमियम। तो बोलो बच्चों, यहाँ तो ये प्योरली सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है आपको, यहाँ तो प्योरली सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है। अरे ये जो बीच में आ रही है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1 आया कि नहीं आया? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आया कि नहीं आया? आया। तो देखो बच्चों बताओ, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं CRO बॉन्ड लेंथ, मान लो मैंने एक तो ये बोली L1 और एक मैंने ये बोली L2, L1 और L2, तो बताओ बच्चों L1 और L2 में कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी? कंफर्म L1 ही आएगी ना? अरे L1 ही बड़ी आएगी ना? L1 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, इसका 5/3 आ रहा है। तो आपको पता है ये वाले बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर जब ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी ना? बॉन्ड, आपको पता है क्या, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर से कम हो जाती है। हो जाती है क्या? अरे समझ में आया क्या? 5/3 ये तो कंफर्म है ना, मोर देन 1 है ना? 5/3 मोर देन 1 है क्या? ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है कि नहीं है? हम्म। अब बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ बच्चों, इस डाइक्रोमेट स्ट्रक्चर में कितने CRO बॉन्ड एक जैसे दिख रहे हैं? कितने CRO बॉन्ड? देखो ये दो एक जैसे हैं, ये और बाकी बचे हुए देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो एक जैसे हैं जिनका बॉन्ड आ रहा है 5/3, एंड 2 जो है वो एक जैसे हैं जिनका बॉन्ड आ रहा है 1। क्या सही बात है क्या? अरे देखो बेटा, ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्या मैंने एकदम सही बोला या गलत बोला? क्या मैंने एकदम सही बोला या गलत बोला? बोलो। देखो मैं कह सकता हूं in Cr2O7-2 6 CRO bonds are equivalent। क्या ये बात आप लोगों के भेजे में बैठी? क्या ये बात आप लोगों के भेजे में बैठी? अरे बैठी क्या? आप लोगों को मैं इसको दिखाऊं क्या कि ये जो मैंने आपको अभी जो बताया है, ये ये कहाँ काम आएगा आपके? ये जो मैंने आप लोगों को बताया है ये कहाँ काम आएगा बताऊं आप लोगों को? देखो आप जब बच्चों 12th में जाओगे ना, तो 12th में एक चैप्टर आएगा डी ब्लॉक। 12th में एक चैप्टर आएगा डी ब्लॉक। आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है क्या? स्ट्रक्चर दिख रही है बच्चों डाइक्रोमेट की?
ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको स्क्रीन के ऊपर। इसमें देखो बच्चों बॉन्ड लेंथ देखो, क्या बॉन्ड लेंथ सिमिलर दे रखी है, अलग अलग दे रखी है? देखो एक बॉन्ड दे रखी है 179, एक दे रखी है 163। डिफरेंट है ना, डिफरेंट है ना? समझ में आ गया मामला? ये बच्चों 12th की है, ये 12th में आएगा आपके काम। ये देखो ये पड़े आपके, ये भी आयन काम आएगा। देखो क्रोमेट आयन, जो भी थोड़ी देर पहले सल्फेट के साथ बताया था, ये डाइक्रोमेट आयन आपको दिख रहा है क्या? ये जैसे मैंने आपको कल बताया था मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन, ये देखो ये पड़े। ये बच्चों ये जो मैं फंडामेंटल चीजें बता रहा हूं, आप इनको ढंग से सीख लेना, क्योंकि 12th में ये बहुत काम आएंगे। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है, देख लीजिए आप। चलो अब देखो बच्चों, तो ये रेजोनेंस क्लियर है? ये रेजोनेंस क्लियर है क्या? ठीक है, हटा दो। देखो एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, आप 11th को जितना अच्छे से करेंगे, आपका विद 12th सेलेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। आप 11th को जितना अच्छे से करेंगे, क्योंकि 11th जो है वो आपका फाउंडेशन है। 11th में जो चीजें सीखेंगे ना, 12th में उसको अप्लाई करना है। आप मेरी बात को समझ लीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो एकदम आपको 1000% करेक्ट बोल रहा हूं ये बात। अब ये बात आज ही आपको समझ में आए तो ज्यादा बेटर है ना? और ये बात अगर आपको नेक्स्ट ईयर आपके दिमाग में बैठे तो फिर तो दिक्कत है। फिर आप 12th में सोचोगे यार वापस 11th की एक बार रिवाइज करता हूँ, अब कर लेता हूँ, तो पार पड़ेगी नहीं। 11th पे आपको इतना स्ट्रेस भी नहीं है, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, कोई नीट नहीं देना, तो 11th अच्छे से करो, एकदम बहुत तरीके से करो। जो चीज पढ़ रहे हो एकदम कंसेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। हाँ भैया, अब एक हेडिंग डालो आप, फॉर्मल चार्ज। हेडिंग डालो फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में लिखो लिखिए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज, with the help of formal charge we can find out, with the help of formal charge we can find out appropriate structure, appropriate structure and hidden charge, and hidden charge of given molecule, hidden charge of given molecule. With the help of formal charge we can find out appropriate structure and hidden charge of molecule. अब देखो बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं समझ लो पहले। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फिर माइनस लगाएंगे नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये फटाफट लिख लीजिए।
तो मैं आपको है ना यूज करके बताता हूँ कि मैंने जो बोला है उसका क्या मीनिंग है, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये ओजोन की स्ट्रक्चर है मेरे पास। ये ओजोन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस ओजोन को मैं नंबर 1 बोल देता हूँ, इस ओजोन को मैं नंबर 2 बोल देता हूँ, इस ओजोन को मैं नंबर 3 बोल देता हूँ। सॉरी, ओजोन क्या, ऑक्सीजन। ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, इनको मैंने बोल दिया। अब देखो बच्चों, अपन क्या करते हैं, O1 O2 O3 ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने। अब अपन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहले बताओ बच्चों, ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताइए। ऑक्सीजन के वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ये तो सब में 6 ही है, माइनस लगाओ। आप बताओ बच्चों, ये जो नंबर 1 वाली ऑक्सीजन है इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं। नंबर 1 वाली ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड्स बना रखे। अब बताओ इसके पास कितने अनसेड इलेक्ट्रॉन है नंबर 1 वाली ऑक्सीजन के ऊपर, दिख रहे हैं बच्चों, 2 and 2 4, यहाँ 2 and यहाँ 2 4 दिख रहे हैं, -4, यानी इस पे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे तो 0 चार्ज आएगा, 0 आएगा। सेकंड ऑक्सीजन देखो, सेकंड ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, ऑक्सीजन सेकंड ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सेकंड ऑक्सीजन ने 3 बना रखे हैं। इसके पास कितने अनसेड इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड तनीषा, वेल डन बेटा। अनसेड इलेक्ट्रॉन है 2, इस पे आ गया +1, आ गया बच्चों, पे +1 आ गया बेटा। अच्छा, अब बताओ इसकी बात करते हैं, बॉन्ड एक ही बना रखा है इसमें, अनसेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, कितना आ गया, -1। तो देखो बच्चों, जो चार्ज है ना वो एक इस ऊपर और एक इस ऑक्सीजन के ऊपर है, यानी एग्जैक्टली ये जो स्ट्रक्चर है ना वो ये स्ट्रक्चर है, ये +1 ये -1। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को। याद करो मैंने ऐसे बोला था ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर पे +1 एंड एक्सेप्टर पे -1 दिखाते हैं, ऐसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर आपको आइडिया हो तो। बताई थी ना बात, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी क्या, ठीक है भैया बताई थी तो अच्छी बात है फिर। चलो अब देखो बच्चों, सुनो, नोट कर लिया सबने, तो समझ में आया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया। अरे समझ में आया क्या, बोलो रे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास एक है आयन, अमोनियम आयन। इस अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखाते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि देखो बच्चों, इसमें हाइड्रोजन, इसको जैसे आप 1 दे दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज फॉर 1/2/3 हाइड्रोजन, सबको एक ही जैसी दिख रही है ना, तो ऐसे ले लो क्या,
अरे ये 1, ये 2, ये 3, इनको एक जैसा ले लूंगा, ले लूं क्या, बोलो तो सही। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। हर हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रखा है, कोई भी इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं, तो जीरो ही आएगा ना। जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा? आएगा क्या? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि फॉर्मल चार्ज फॉर फोर्थ नंबर हाइड्रोजन, फोर्थ नंबर हाइड्रोजन की बात करेंगे, एक ही बॉन्ड बना रखा है इसने भी, तो बोलो बच्चों ये जो चार्ज जो पॉजिटिव है वो यहाँ नहीं आएगा, फिर वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? अब अपन चेक करें, फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे करते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, बताओ। 5। अच्छा, नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 4। कोई भी इनसाइड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कितना हो गया बोलो बच्चों? सॉरी, जीरो ना, तो कितना आ गया? प्लस। तो अब बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? नाइट्रोजन होना चाहिए ना। याद करो, हमने इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से समझाया था कि देने वाले पे प्लस आ जाएगा और लेने वाले पे माइनस आ जाएगा। इसमें पहले प्लस था, माइनस और आ गया, तो नेट प्लस माइनस कितना कर दिया था हम लोगों ने? नेट प्लस माइनस कितना कर दिया था? 0। तो कुछ बात क्लियर हुई? फॉर्मल चार्ज ने कुछ आपको सिखाया? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये मेरे पास HNO3, ठीक है, HNO3 की बात कर रहे हैं। तो इस HNO3 में चेक करते हैं, देखो बेटा सुनो, इस नाइट्रोजन का बताओ क्या आएगा फॉर्मल चार्ज? इस नाइट्रोजन का चार्ज क्या आएगा बच्चों, बताओ क्या आएगा? ठीक है ना बच्चों, 5 - 4, कोई नहीं है तो +1 आएगा। अच्छा, इस ऑक्सीजन का बताओ क्या आएगा? ऑक्सीजन का 6 - 1 -6, -1 आएगा? आएगा क्या? आएगा या नहीं आएगा? तो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा बना सकता हूं। अब मेरी बात क्लियर हुई जो मैंने पहले कभी बोली थी? जो मैंने पहले कभी आप लोगों को बोली थी, क्या वो यही बात थी क्या? ठीक है भैया, चलो जी, ये हमने बात की किसकी? हो गया भैया? तो फॉर्मल चार्ज आप निकालना कोशिश कीजिएगा, फॉर्मल चार्ज आप निकालेंगे, कोशिश करेंगे आप? चलो बच्चों, ओके। चलिए अब आप हेडिंग डालो बच्चों, VSC-PR थ्योरी। क्या है ये? वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंसी शेल
वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है ना। तो ये वैलेंसी सेल क्या होता है जानते हैं, तो जानते हो बच्चों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंसी सेल बोलते हैं क्या, जो सबसे आउटर मोस्ट होता है उसी को वैलेंसी सेल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो अपन इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज बताइएगा मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं मतलब बच्चों बताओ, वाटर के अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, उस H2O के मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? H2O के मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बता सकते हैं क्या आप? वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वेरी गुड, स्लो कहूजा। देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये H2O है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो सुनो, देखो हाइड्रोजन दो है, हर हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन के टू हो गए। और ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं क्या? हाइड्रोजन में 1 होता है, दो हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या? हो गए? हो गए बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं तो इस तरह से दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे दिखा रहा हूं, देखो इसके ऊपर ये इस तरह से दो बैलून लगे होते हैं, बैलून का मतलब समझ रहे आप, बैलून का मतलब क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। जैसे देखो बच्चों ये बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, ये इस तरह से है बच्चों। तो अब देखो बच्चों सुनो, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों लोन पेयर, दैट इज एलपी। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, दैट इज बीपी। ये बोलते हैं, बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ देखो, अगर मैं आप लोगों को इस तरह से, देखो ये एन सर्कल करना है इसे, तो आप बताओ ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, बताओ ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, चेक करके बताओ। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है बच्चों? तो होता क्या बच्चों कि इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा बच्चों। अरे उनके बीच में कुछ रिपल्शन होगा, इनके इनके बीच में, इनके इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन सिमिलर चार्ज है तो सिमिलर चार्ज के बीच में तो रिपल्शन ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो मॉलिक्यूल होता है वो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है, ठीक है ना बच्चों। ये पहले आपको वैलेंस इस हेडिंग का मीनिंग समझ में आ गया क्या, पहले ये बताओ चलो, इस हेडिंग का मीनिंग समझ में आ गया क्या, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का। अब इनके बीच में जो रिपल्शन होता है ना, उस रिपल्शन से मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिसाइड होगी। तो आप लिखो, देखिए बच्चों, रिपल्शन repulsion of electron pairs, repulsion of electron pairs, repulsion of electron pairs, क्रिकेट में लिख दो बीपी एंड एलपी, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। decide decide the geometry of molecule, decide the geometry of molecule।
अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे एक बात करूं, लिखो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन में क्या है, देखो कौन सा रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। देखिए, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, एलपी एलपी, एलपी बीपी, बीपी बीपी। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आया हुआ है। अच्छा, ये क्यों हुआ बच्चों, समझ में आया क्या, ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया? ये लोन पे रिपल्शन मैक्सिमम क्यों हुआ, देखो इसी एग्जांपल से चलते हैं वापस अपन। ये कहता है कि ये वाला रिपल्शन मैक्सिमम है, बताओ ऐसा क्यों? युवराज सिंह चौहान, ऐसा क्यों? युवराज सिंह चौहान, सुन रहे क्या? वाईएस चौहान, सुन रहे क्या? युवराज सिंह चौहान, क्या कह रहा हूं? देखो बच्चों एक बात बताओ, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो एक ही एटम के ऊपर है ना, एक ही एटम के ऊपर है। अब सोचो आपके पास एक ही चेयर हो, आपके पास एक ही चेयर और उसमें बैठने वाले दो जने हो, होगा ना? अरे ये दोनों जो लोन पेयर है वो एक ही ऑक्सीजन के ऊपर बैठे हुए हैं ना, दोनों लोन पेयर एक ही ऑक्सीजन के ऊपर बैठे हुए, एक नहीं बैठे हुए, इनके ऊपर बैठे हुए ना, तो इनमें रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अच्छा, ये भी कंफर्म है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक ऑक्सीजन की न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है, इन इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक ऑक्सीजन की न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ अट्रैक्शन कम होगा। जबकि देखो बच्चों, ये जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन पर कितने एटम की न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है? बॉन्ड पेयर के देखो, इधर से हाइड्रोजन की न्यूक्लियस, इधर से ऑक्सीजन की, तो यहाँ दो की न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, तो यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो रिपल्शन अपना भी क्या हो गया, कम हो गया ना। इस बॉन्ड पेयर में इस और इनका दो का है, इस पे इनका दो का है। समझ में आया? ये समझ में आ गया क्या बच्चों, बोलो? ये बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों सुनो, ये दोनों रिपल्शन हमेशा बॉन्ड एंगल को रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना? और ये रिपल्शन बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करते हैं। अब देखो ऐसे समझो, आप अपनी हथेली को बच्चों ऐसे करो, ऐसे देखो, ये जो दोनों है ना, दोनों आप अपने हाथ है, हैंड है, उनको ऐसे कर लीजिए। इन दोनों को आप लोन पेयर मान लो, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर मान लीजिए। अब देखो बच्चों, इन दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, ये दूर जाएंगे, तो क्या मेरे दोनों हाथ पास पास में आ रहे हैं क्या, बताओ? अरे आ रहे हैं क्या, देखो। अरे आपके पास भी तो भगवान ने दो हाथ दिए, करके देख लो ना यार। ये दोनों लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन करता हूं मैं, ये दूर जा रहे हैं, तो ये देखो ये पास में आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या? अच्छा, जब इन दोनों में रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, इनमें रिपल्शन करना है, देखो इनमें, ये रिपल्शन करने से दूर दूर जा रहे हैं ना, इनमें रिपल्शन करने से दूर दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अरे जा रहा है ना।
लेकिन देखो बच्चों, ये कब होगा? इट विल बी इफेक्टिव when size of side atom is very large. ये वाला आपको तब पिक्चर में दिखेगा जब साइज जो है ना वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, साइज जो है वो बहुत ज्यादा हो। तो बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया क्या? एक ऑर्डर ऑफ रिपल्शन और देखो बच्चों, देखो ये डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है क्या? डबल डबल, डबल सिंगल, सिंगल सिंगल, तो इनमें ये ऑर्डर आएगा बच्चों। क्यों आएगा? देखो देखो, डबल बॉन्ड हाईएस्ट क्यों होगा? डबल बॉन्ड हाईएस्ट क्यों होगा? देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हुए हैं ना। वेरी गुड कार्तिकेय बेनीवाल। इसमें 4 and 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? बोलो बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बच्चे ने तो बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया अभी, लाजवी। बेटा जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, तो रिपल्शन वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। हो गया बच्चों? मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन। अच्छा एक बात और देखो, देखो अगर मैं सिंपली ऐसा बोलूं, लोन पेयर, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, एंड फिर लास्ट में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर में तो मैक्सिमम होगा, लोन पेयर में तो मैक्सिमम होता ही होता है, एक ही एटम के ऊपर होते हैं। अरे लोन पेयर में तो मैक्सिमम होता ही होता है, बोलो बच्चों, होता है ना। फिर देखो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड अगर है तो उसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। अगर एक भी पाई बॉन्ड है तो सिग्मा और पाई दोनों मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हो गई। सिग्मा बॉन्ड में तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन लगातार क्या हो रहे हैं आपके इधर कम हो रहे हैं। समझ में आ गया? ये तीनों ऑर्डर क्लियर है आप लोगों को? ये तीनों ऑर्डर क्लियर है क्या? ठीक है। तो बच्चों इसमें अब आप एक छोटा सा पॉइंट लिखो, बॉन्ड एंगल। हेडिंग डालो बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन लिखो, लिखो बेटा, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड, ठीक है ना? आगे लिखो, लिखिए, लिखिए, if central atom has only bond pair, if central atom has only bond pair and all side atoms are identical, and all side atoms are identical,
then shape of molecule, then shape of molecule, then shape of molecule will be symmetrical, then shape of molecule will be symmetrical with similar bond angle, with similar bond angle. मैंने क्या बोला कि if central atom has only bond pair, if central atom has only bond pair and all side atoms are similar, then shape of molecule will be symmetrical with similar bond angle, with similar bond angle. आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो if central atom has bond pair as well as lone pair, bond pair as well as lone pair, or different side atoms, or different side atoms, different side atoms, then repulsion among electron pair will disturb original bond angle, will disturb original bond angle, original bond angle resulting in the unsymmetrical structure, resulting in the unsymmetrical structure. अब बच्चों ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखा है ना आपको, ये जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखा है ना, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों समझो, ये देखिए है मेरे पास। अब मुझे एक बार बताओ बच्चों, अब एक बात बताओ, आपको ये देख के, इस स्ट्रक्चर को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये बोलूं, ये जो पहली 3 स्ट्रक्चर है, फर्स्ट 3 स्ट्रक्चर, क्या इनमें साइड एटम सिमिलर है क्या? क्या देखो इसमें जैसे
क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों हैं, नहीं है ना, तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो इनको अपन बोलेंगे इरेगुलर है बच्चों, ये इरेगुलर ज्योमेट्री बोली जाएगी इनकी। कैसी ज्योमेट्री बोली जाएगी? इरेगुलर ज्योमेट्री बोली जाएगी इसकी, है ना। तो यहाँ आप ये कह सकते हो कि इनका जो बॉन्ड एंगल है ना वो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं आएगा, लेकिन क्या मैं इन दोनों को रेगुलर ज्योमेट्री बोल सकता हूँ? रेगुलर बोल सकता हूँ क्या? क्यों बोला रेगुलर? बोलो बच्चों, रेगुलर क्यों बोला? बोलो बोलो बोलो। देखो बेटा, एटम्स एक जैसे हैं, साइड एटम्स एक जैसे हैं, इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? क्लियर बच्चों? क्लियर क्या? अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास एक ये है, एक मेरे पास ये है, और एक मेरे पास ये है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे यह बात करूं लोन पेयर, इसमें तो 0 इसमें 1 है, इसमें 2 है ना? है क्या बच्चों? है, बोलो बच्चों, है। अब देखिए बेटा, यहाँ अगर हाइब्रिड स्टेट की बात करें तो हाइब्रिड स्टेट तो sp3 है, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3। लेकिन बच्चों आपको एक बात पता होगी कि बेटा, आप लोगों को अच्छे से पता होगी कि अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, इसका बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसका नहीं आएगा, इसका लगभग लगभग ही आता है 107, इसका आता है 104.5 डिग्री। तो आप मुझे बताओ बच्चों, बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो गया है क्या? इन दोनों में बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो गया है क्या ओरिजिनल बॉन्ड एंगल से? यथार्थ शाश्वत हो गया है क्या? बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो गया है क्या यथार्थ? अच्छा क्यों हुआ? क्यों हुआ, कुछ समझ में आया? देखो, ये लोन पेयर आ गया, वेरी गुड कुणाल शर्मा, ये देखो ये इसको रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इनको रिपेल करेगा, ये देखो ये आपस में रिपेल करेंगे, तो अपना कुछ साइड के ऊपर निकालेंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना, बोलो बच्चों। तो देखो बच्चों, ये तो रेगुलर है, लेकिन ये जो है वो क्या इरेगुलर है कि नहीं है? बोलो, रेगुलर इरेगुलर कुछ क्लियर हुआ? रेगुलर इरेगुलर कुछ क्लियर हुआ क्या? हाँ भैया, तो एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो बच्चों, लिखो इन जनरल, इन जनरल bond angle decreases, in general bond angle decreases by 2 to 3 degree, by 2 to 3 degree for 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 each lone pair, for each lone pair, for every each lone pair, for each lone pair, ठीक है, for each lone pair। आगे लिखो, this theory explains, this theory explains, this theory explains
how the LP and BP. This theory explains how the LP and BP adjust to minimize the repulsion, to minimize the repulsion. ठीक है, ठीक है बच्चों। तो चलो कल अपन है ना बॉन्ड एंगल की बातें करेंगे, अपन बॉन्ड एंगल की कुछ ऑर्डर्स के एग्जांपल करेंगे। तो पढ़ जरूर लेना बेटा, ठीक है ना, पढ़ जरूर लेना, ठीक है।